Good morning, students. Can you hear me? आवाज सुनाई दे रही है? कोई response? Previous day we had started the chapter The Lost Spring. पिछले क्लास में ये चैप्टर को स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का है, वो जो फर्स्ट पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, वो चैप्टर हम लोग आधा कंप्लीट कर लिए थे। उसकी स्टोरी शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं उसको। जो उसमें मेन कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब, उसका पूरा नाम है साहिब आलम। और ये जो बच्चा है, या साहिब आलम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये जो बच्चा है ये गरीब घर से आता है जो कि एक स्लम एरिया में रहते हैं। ओरिजिनली ये बिलोंग करता है बांग्लादेश को। वहाँ ढाका में इन लोग की फील्ड्स थी, ग्रीन फील्ड्स, और ये वहीं पे पहले रहते थे। लेकिन वहाँ पे बार बार बाढ़ आती थी, तूफान आते रहते थे, जिसकी वजह से इनकी फसलें जो हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी और इनको भरपेट खाना भी वहाँ नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से ये बांग्लादेश छोड़ के और इंडिया आ गए। इंडिया में दिल्ली में आके ये रहने लगे और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहरी इलाकों में, शहर के बाहर। वैसे ही टेम्पररी हाउसेस, जो झोपड़ी वगैरह बना के ये रहने लगे और इस जगह को बोला गया सीमापुरी। सीमापुरी अब बहुत बड़ा स्लम एरिया हो गया है और अब तो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ दिल्ली। तो ये वहीं पे ये लड़का, ये बच्चा जो है, जो इसका नाम है साहिब, ये और लोगों के साथ रहता था। इसको दिन भर कोई काम नहीं था, आसपास कोई स्कूल नहीं था, इसलिए दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, खेलता रहता था। या फिर कभी कभी जब उसको मन करता था थोड़ा पैसा कमाने का, तो ये गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा जो हम लोग घर से फेंक देते हैं, उसको चुनता था, वहां से कुछ कुछ ढूंढ ढूंढ के निकालता था। और इसमें उसको कभी पैसा मिल जाता था या कभी ऐसा सामान मिल जाता था जिसको बेच के वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया करता था। तो ये उसी में बहुत खुश रहता था। और जब एनीस जंग इसको देखती है तो उससे पूछती है कि तुमको स्कूल नहीं जाने का मन करता है? तो बोलता है कि यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है। तो एनीस जंग जो कि ऑथर है, ये बोलती हैं कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो तुम मेरे स्कूल में आओगे? तो बहुत खुश होकर बच्चा बोलता है कि मैं जरूर आऊंगा। और जब अगली बार वो मिलता है ऑथर से तो उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल खुल गया? तो ये बहुत इसको खराब लगता है कि मैंने बच्चे से एक ऐसा प्रॉमिस किया जो कि आई वॉज नॉट गोइंग टू फुलफिल, जिसको मैं पूरा नहीं करने वाली थी। तो ये बच्चा जो है ये इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन उसको देखती है कि ये एक टेनिस कोर्ट है, वहां बाहर में खड़ा होके देख रहा है कि कैसे वहां पे लोग खेल रहे हैं। और ये ही इज सेटिस्फाइड, वो बहुत खुश है, ही इज हैप्पी कि कम से कम उसको वो देखने को मिल रहा है। ही डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, वो खेलने का नहीं सोच सकता, वो इसी में खुश है कि कम से कम वो खड़ा होके वहां पे देख रहा है। और उसी दिन देखती है कि उसको किसी ने डिस्कार्डेड शूज भी दिए थे। डिस्कार्डेड जैसे हमारे कपड़े अगर फेडेड हो जाते हैं या जूते चप्पल थोड़ा खराब हो जाते हैं तो हम लोग उसको हटा देते हैं, किसी को दे देते हैं। तो वैसे ही इसको पेयर ऑफ शूज मिले थे और उस शूज में एक होल हो गया था आगे, जो खास के जहाँ अंगूठा रहता है वहां पे छेद हो जाता है जूतों में, तो वैसे ही एक होल हो गया था। तो वही शूज इसको मिल गए थे। बट ही वॉज वेरी हैप्पी, भले ही वो डिस्कार्डेड था, भले उसमें छेद था, बट स्टिल ही वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट ही हैज गॉट ए पेयर ऑफ शूज। So we had completed till here. यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं और आज हम उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे उसको। यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अब वो कैसा है, बहुत खुश है, अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर से जो मिल जाता है वो उसी में बहुत खुश है। लेकिन ये on this morning when the author sees him, this morning Sahib is on his way to the milk booth. अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स खोल के देखिए
फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर है, पेज नंबर 16। अब बुक्स देखिएगा तो का कैनिस्टर होता है एक बड़ा सा डिब्बा जिसमें हैंडल लगा रहता है, इसको पकड़ उठाने में आसानी होती है। I now work in a tea stall down the road, says he, pointing to the distance. तो एनीस जंग उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि वो अब एक टी स्टॉल में काम करने लगा है, क्योंकि थोड़ा आगे है। आवाज मेरी सुनाई दे रही है सभी बच्चों को? आप लोग हैंड रेस करके दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा। आवाज सुनाई दे? ओके, विल कंटिन्यू देन। तो वो दिखाता है कि उसको एक टी स्टॉल में अब काम मिल गया है और वही उसी के लिए वो दूध लेने जा रहा था। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। तो वो बताता है कि अब वो जब टी स्टॉल में काम करने लगा है तो उसको 800 रुपीज मिलते हैं एंड ऑल हिज मील्स, मतलब तीनों टाइम का खाना भी उसको वहां पे मिलता है। Does he like the job? I ask. अब उससे पूछती हैं कि क्या तुमको ये काम पसंद है, क्या तुम ये काम करना पसंद करते हो, तुमको अच्छा लगता है? His face I see has lost the carefree look. और इसने नोटिस किया कि जो बच्चे के चेहरे पे केयर फ्री मतलब जिसको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, वो मस्त होके जैसे रहता था, खुश रहता था, खुशी उसके चेहरे पे अब नहीं थी। भले ही उसको पहले 1 रुपया कहीं कूड़े में मिलता था तब भी उसको देख के वो बहुत खुश हो जाता था, खुश रहता था, लेकिन अब वो खुशी चेहरे पे नहीं थी। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry over his shoulder. जो स्टील का कैनिस्टर था, जो बड़ा सा कैन था जिसमें वो दूध लेने के लिए जा रहा था, वो स्टील का कैन जो है वो that seemed much more heavy, बहुत ज्यादा भारी लग रहा था उस प्लास्टिक बैग से जिसमें वो कूड़ा उठाता था। The bag was his. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे why was the स्टील कैनिस्टर इमेजिन कर सकते हो, छोटा सा कैन होगा जिसमें वो थोड़ा दूध लेने जा रहा है, बट दैट स्टील कैनिस्टर seems to be heavier than the bag. वो बड़ा सा बैग जिसमें वो कचरा जमा करके ले आके बेचता था, उस बैग से वो कहीं भारी उसको वो स्टील का कैनिस्टर लग रहा था। क्यों लग रहा था? Because the bag was his. जो बैग था वो उसका अपना था और ये स्टील कैनिस्टर किसका है? टी स्टॉल के मालिक का। तो यहाँ फर्क क्या हो जाता है कि जो बैग उसका अपना था, मतलब वो काम उसका अपना था, उसको जब मन करता था वो करता था, अगर उसका मन नहीं करता था तो वो नहीं करता था, तो वो उसकी चॉइस थी वहां। और यहाँ पे उसको मजबूरी में करना था, जो उसको ऑर्डर किया जाएगा, जो उसको मालिक बोलेगा वो उसको करना होगा। तो यहाँ ये उसकी नौकरी हो गई और वो उसका अपना खुद का काम था। तो दोनों में ये फर्क होता है कि यहाँ पे वो मजबूरी में कर रहा है, उतना उसको खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा है, जबकि पहले जो वो कूड़ा ही बीनता था, कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो काम उसका अपनी मर्जी का था, अगर मन किया तो किए, नहीं मन किया तो नहीं किए। So that was just like a play for him, that was not a compulsion. वो ये नहीं था कि मन हो ना हो तुमको किसी के अंडर तुम हो और तुमको काम करना ही है, लेकिन यहाँ पे he was under the owner of the tea stall और जो भी उसको ऑर्डर किया जाता था वो काम उसको करना ही पड़ता था। And that is why the bag was lighter than the steel canister. The canister belongs to the man who owns the tea shop.
साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं इस लाइन को। साहिब जो है, नाउ ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, नाउ ही इज वर्किंग अंडर द ओनर ऑफ द टी स्टॉल। अब वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा। इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का कंप्लीट होता है। एंड नाउ विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब ये दूसरी स्टोरी है एक दूसरे बच्चे की, और इस बच्चे का नाम है मुकेश। ये जो बच्चा है ये भी साहिब की तरह ही है। ही इज ऑल्सो लिविंग इन अ स्लम। ये भी एक स्लम एरिया में रहता है, और ये भी उसी तरह से वही सेम कंडीशंस को फेस करता है जैसे कि साहिब के साथ। जो कंडीशन साहिब की थी, ऑलमोस्ट सेम कंडीशंस आर ऑफ मुकेश। Now the title given to this story is I want to drive a car, which means मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो मुकेश जो है इसका मतलब इंटरेस्ट था गाड़ी चलाने में। He wanted to become a driver and later on become a motor mechanic. ये गाड़ियों का मैकेनिक बनना चाहता था। And this was completely different from what others were doing. जो और लोग कर रहे थे वहां पे, मेनली जो इस जगह पे रहते थे इसके साथ में इसके पेरेंट्स, इसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जो काम था वो था बैंगल मेकिंग। ये मुकेश जो है ये रहता है फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद जैसे आप लोग सब जानते होंगे दैट इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। चूड़ियां बनाने का काम होता है, ग्लास बैंगल्स खास के वहां पे बनती हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी होती हैं। तो ये मुकेश और इसकी फैमिली के जो मेंबर्स थे, जैसे और सब लोग जो वहां रहते हैं, ज्यादातर फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं वो यही काम करते हैं, चूड़ियां बनाना और उसको बेचने का। तो ये मुकेश इसकी फैमिली भी यही काम करती है। बट मुकेश थिंक्स अ लिटिल डिफरेंटली। उसकी सोच जो है वो थोड़ी सी अलग है। ही सेज आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। Now we'll go through the story line by line. Mukesh insists on being his own master. Now we have just seen the previous story. Sahib is no longer his own master. वो अपना मास्टर खुद नहीं है, वो अब किसी एक और के अंडर में काम कर रहा है। तो इस तरह से वो खुश नहीं है। यहाँ पे मुकेश का भी वही कंडीशन है। मुकेश wants to be his own master. मुकेश ने भी सोच लिया है कि वो किसी और के अंडर काम नहीं करेगा, वो अपने लिए ही काम करेगा। I will be a motor mechanic, he announces. तो बोलता है कि मुझे आगे चल के एक मोटर मैकेनिक बनना है। मोटर मैकेनिक मीन्स अ पर्सन हु रिपेयर्स द व्हीकल्स। गाड़ियां ठीक करने वाला जो आदमी होता है उसको बोलते हैं मोटर मैकेनिक। तो एनीस जंग शी आस्क्स हिम, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? बोलती है कि क्या कार के बारे में आप कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Now the child is very confident. When you are confident, जब आपको अपने ऊपर विश्वास है, then when you speak to others, you look straight into the eyes of the other person. दूसरे के आंख में आंख डाल के बात करना जैसे हम लोग बोलते हैं। So this shows that मुकेश is very confident. उसको एकदम पूरा यकीन है अपने ऊपर, और वो विश्वास के साथ बोलता है कि I will learn to drive a कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। एंड कार चलाना सीखूंगा तो अल्टीमेटली आई विल लर्न आल्सो टू रिपेयर द कार्स। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. Now his dream looms large like a mirage. Now his dream is completely different. Looms large means it appears to be very large, very big, like a mirage. Mirage is an illusion. Illusion मतलब भ्रम। जैसे especially when we speak about deserts, desert होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में जब आदमी जाता है तो वहां दूर से देखने में लगता है कि वहां आगे पानी है, बहुत सारा पानी है, वो बालू ऐसे चमकती है कि वो पानी की तरह लगने लगती है। तो आदमी जब दौड़ के वहां पहुंचता है तो देखता है कि नहीं, वहां पे तो फिर बालू है। तो दैट इज अ मिराज, एन इल्यूशन, भ्रम होता है पानी होने का। नाउ हियर दिस हिज ड्रीम आल्सो,
फिरोजाबाद में जो भी रह रहा है, मेनली दीज पुअर people belonging to the lower middle class या low poverty level, coming under poverty level, so these people they cannot think of anything other than making bangles. वो कुछ और सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक काम था जो पूर्वजों से चला आ रहा था, सब लोग वही काम करते थे और अब इनको भी वही काम करना था. लेकिन यहाँ मुकेश इज थिंकिंग डिफरेंटली. मुकेश उन लोग से अलग सोचता है. वो नहीं सोचता है कि हमको भी वही काम करना है जो मेरे forefathers करते आए. Now he is planning to become a motor mechanic. So his dream is just like a mirage. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. हर एक परिवार वहां पे यही काम करता है बैंगल्स बनाने का. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो ये जो फिरोजाबाद है, it seems that ये इंडिया के ग्लास मेकिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री, यहाँ पे it is the center of glass making industry, और यहाँ पे लगता है जैसे पूरे देश में यहीं से चूड़ियां सप्लाई होती हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश के जो फैमिली है, that is also one of the families which make glass bangles. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो यहाँ पे किसी को भी ये जो वहां पे काम कर रहे हैं, मेनली जो कर रहे हैं, करवाने वालों को तो पता होगा, लेकिन जो काम कर रहे हैं उन लोग को नहीं पता है कि इट इज इलीगल. इलीगल मतलब गैर कानूनी. ये गैर कानूनी है छोटे बच्चों से काम करवाना, और वो भी ऐसे कंडीशंस में काम करवाना जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, क्योंकि शीशे को पिघलाया जाता है, पिघला के उसकी चूड़ियां बनती हैं. तो वो जो फर्नेस होता है, फर्नेस जहाँ पे आग जलती रहती है, वहाँ बहुत हाई टेम्परेचर होता है. और डिंजी सेल्स, जो सेल मतलब छोटे से रूम, छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, बीच में आग जलती रहती है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और उस रूम में कहीं भी एयर का, विदाउट एयर एंड लाइट, वहां पे ना प्रॉपर एयर है और ना ही प्रॉपर लाइट रहती है. तो नतीजा क्या होता है कि बीच में जो आग जल रही होती है उसी की तेज रोशनी होती है, और वो रोशनी आंखों पे पड़ती है, और धीरे धीरे इन बच्चों की, जब ये बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, इनकी आंख की रोशनी भी कम होती जाती है. तो अगर इस लॉ को, जो लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन, तो इस लॉ को अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए तो कितने बच्चे वहां से आजादी पा सकेंगे? दैट इज 20,000 चिल्ड्रन. तो यू कैन इमेजिन 20,000 बच्चे होंगे या उससे ज्यादा ही होंगे जो कि इतने ऐसे कंडीशंस में काम कर रहे हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है. वो जो स्मोक उड़ता है, दैट अफेक्ट्स देयर लंग्स. इतनी तेज लाइट रहती है, वो जो आग जलती रहती है, और अगल बगल में उतनी तेज लाइट नहीं रहती, और वो तेज लाइट जो है वो उनकी आंखों पे बुरा असर डालती है. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. ये मुकेश जो है, ये his eyes beam, eyes जो है इसकी चमकने लगती है, आंखों में चमक आ जाती है जब ये बोलता है कि and he volunteers. Volunteers means willingly doing something. किसी चीज के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा रहा, जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा हो, उसको बोलते हैं वॉलंटियर करना. तो ही वॉलंटियर्स टू टेक हर होम. वो खुशी से बोलता है एनीस जंग को कि आप मेरे घर चलिए, और बहुत प्राउडली बताता है, मतलब बहुत गर्व के साथ बताता है कि माय हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, मेरा घर फिर से बन रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain
hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. So as they move, वहाँ पे देखती है कि the conditions are same. जो condition थी साहिब के slum area में, the conditions are still the same. There are stinking lanes. Lanes जो होती हैं गलियां, वो stink कर रही हैं. They are smelling. बहुत गंदी वहाँ से महक उड़ रही है, क्योंकि and there are drains, जो एक दो नाली भी है. Those are choked with garbage. उसके अंदर लोगों ने कूड़ा फेंक दिया है और वो नालियां जो है चोक हो गई, बंद हो गई हैं. नाली का पानी भी लेन्स पे बह रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द बैड स्मेल. घर जो है दोस आर हाउसेस व्हिच हैव क्रम्बलिंग वॉल्स. जो घर हैं बने हुए हैं, उनकी दीवारें जो हैं वो क्रम्बल कर रही है, जैसे लगता है जैसे टूट टूट के गिरने वाली हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन में है. और वॉबली डोर्स, जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं, वो भी हिल रहे हैं. खास के अगर आप देखिएगा टीने उने का जो दरवाजा बना रहता है, उसको जैसे खोलिएगा तो पूरा दरवाजा हिलने लगता है. तो जो दोस डोर्स आर आल्सो वॉबली, वो भी पूरा हिल रहे हैं. देन नो विंडोज. मोस्ट ऑफ द हाउसेस डू नॉट हैव विंडोज. ज्यादातर घरों में खिड़कियां भी नहीं है. देन देयर आर क्राउडेड विद फैमिलीज. और ये छोटे छोटे घरों में जिनकी ना दीवारें ठीक है, ना दरवाजे ठीक है, ना उनमें खिड़कियां नहीं है. दीज हाउसेज आर क्राउडेड विद फैमिलीज. उसमें बहुत सारे लोग एक छोटे से घर में ही रहने पे मजबूर हैं. एंड इट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स को एग्जिस्टिंग. साथ में उनके एनिमल्स भी रह रहे हैं. वो घर इतना छोटा सा है कि फैमिली भी उसमें ठीक से शायद नहीं रह पाए, लेकिन इनके जो जानवर है, पालतू जानवर जो ये रखे हुए हैं, वो भी इनके साथ उन्हीं घरों में, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो ये बच्चा जो है, ये एक दरवाजे के सामने रुकता है और वहां जाके पैर से जोर से एक दरवाजे पे पैर मारता है, जिसकी वजह से वो आयरन डोर, जो लोहे का डोर है, वो खुल जाता है और he walks into it. We enter a half-built shack. तो ऑथर जो है ये उसके साथ एंटर करती है, अंदर जाती है और देखती है कि जो शैक है, शैक मीन्स द हट, वो झोपड़ी टाइप जो है, वो झोपड़ी जो वो भी हाफ बिल्ट है, आधी ही बनी है, अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. So एक पार्ट में देखता है there is a thatched, वो thatched होता है जो कच्ची छत जो होती है. कच्ची छत मतलब सीमेंटेड नहीं है. वो किससे बनी हुई है? इट इज मेड ऑफ डेड ग्रास. ज्यादातर जैसे पुआल होता है या फिर सूखी हुई घास, उसको छत पे डाल देते हैं तो वो वही छत का काम करने लगती है. तो यहाँ पे एक ऐसी छोटी सी एक जगह है जहाँ पे छत बनाई गई है डेड ग्रास से. और नीचे में एक फायरवुड स्टोव है. फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा, जो हम लोग बोलते हैं, जो लकड़ी का जो चूल्हा रहता है, वो नीचे में एक है, जल रहा है. और उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है जिसमें कि सब्जी बन रही है स्पाइनच लीव्स की. On the ground is a large aluminum. In large aluminum platters are more chopped vegetables. और नीचे ग्राउंड पे एक तो सब्जी चढ़ी हुई है और दूसरी सब्जी नीचे काट के रखी हो. कोई बड़ा सा प्लेटर है, बड़ी सी थाली वगैरह कुछ है एल्युमिनियम की, जिसमें और सब्जी काट के रखी हुई है. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. A frail मतलब बहुत ही कमजोर, दुबली पतली सी एक यंग वुमेन है जो कि बाकी पूरे फैमिली के लिए खाना बना रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. Now this is something very nice. भले conditions जो भी हो, circumstances जो भी हो, maybe the house is not built, उतना अच्छा रहने के लिए जगह नहीं है, उतना अच्छा खाना नहीं है, जो भी conditions हैं, but still
द वुमेन, जो औरत जो खाना पका रही है, वो उसकी आंखें भी धुएं से पूरी भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो जब ऑथर को देखती है अंदर आते हुए, शी लुक्स एट द ऑथर एंड स्माइल्स, उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये जो लेडी है, ये मुकेश के एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. तो ये जो लड़की है, लड़की ही है, भले ही उसको अब वो बहू बन गई है, तो she is gaining respect, मतलब उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, बिकॉज she is the wife of मुकेश एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की वाइफ है, और शी हैज टेकन अप द चार्ज, घर में सबको खाना बनाने का चार्ज उसी को मिल गया, सबके लिए बनाने के लिए, और ये मुकेश के लिए बनाती है, अपने हस्बैंड के लिए और उसके फादर के लिए, तो तीनों का काम यही करती है, खाना बनाने का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. और जब उसके जो जब ओल्डर मैन इज प्रोबेबली हर फादर इन लॉ, जब वो अंदर आते हैं घर के, देन व्हाट डज शी डू, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड ब्रोकन वॉल, वो थोड़ा सा धीरे से, एक टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और वो व्हील मतलब होता है यहाँ पे वैसे तो होता पर्दा, यहाँ पे हो गया घूंघट, वो घूंघट ली हुई है, तो उस घूंघट को थोड़ा सा खींच के और नीचे चेहरे पे कर लेती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. तो जैसा कि कस्टम है, जैसे कि रीति है, रिवाज है, कि जो घर की बहू होती है, उसको जो घर के मेल एल्डर्स होते हैं, जैसे बड़े जो भी होते हैं, तो उनके सामने ऐसे खुले चेहरे नहीं जा सकती, उन लोग को मुंह ढक के जाना होता है। In this case, the elder is an improvised bangle maker. और इस केस में जो एल्डर है वो बेचार वो भी वैसे ही है जो हालत बाकी लोगों की है, बहुत ही कमजोर है, ठीक से खाना नहीं मिलता, दुबला पतला कमजोर सा आदमी है जो कि इस घर का एल्डर है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his sons to school. So despite means in spite of, भले इन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, लेकिन और पहले लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर वही बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में कई सालों तक, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले शायद इन्होंने टेलर का काम किया, और बाद में बैंगल मेकर, तो पूरी जिंदगी अपने मेहनत करते रहे, काम किया, पहले टेलर की तरह और उसके बाद से बैंगल्स बनाने का, बट स्टिल ये डिस्पाइट इसीलिए होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका फल क्या था, ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतनी मेहनत करने के बावजूद ये अभी तक अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा, रेनोवेट मतलब उसको फिर से बनवाना, सही से बनवाना, वो काम ये नहीं करवा सके, एंड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, और शायद वो कभी भी इतना पैसा नहीं कमा पाए कि वो अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सकते। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. वो एक ही काम कर सके ठीक से, और वो काम वही था जो वो खुद जानते थे, और उनको भी एक ही काम आता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो सिर्फ बैंगल बनाना जानते थे,
और यही काम उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of the bangles. So इसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि ये उसका कर्म है, मतलब इतने आसानी से, दिस इज द रीजन व्हाई दे हैप्पीली एक्सेप्ट देयर डेस्टिनी, अपनी किस्मत को बहुत आराम से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड दे डोंट विश टू चेंज, वो उसमें चेंज लाने के भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो भगवान का ही दिया हुआ है, ये इसके कर्मों में यही लिखा था तो इसको यही करना था। तो दिस इन अ वे इज गुड एंड इट्स नॉट गुड, दोनों चीजें हैं। एक डेस्टिनी को मान लेना बहुत अच्छी बात है कि चलो मेरी किस्मत में ये था, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए अपनी किस्मत को बदलने का। तो प्रयास करने से किस्मत भी बदलती है। तो लेकिन यहाँ पे ये दे हैव रिजाइंड, इन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमारी किस्मत में था तो ऐसा ही होना था। So this is not something very good. One should always keep on trying to change one's destiny. बोलते कि कर्म में था, और पहले उस ग्रैंडमदर ने देखा था कि उनके हस्बैंड की आंखें खराब हो गई वही बैंगल्स बनाने में, और अब आगे चल के जैसे जैसे जनरेशंस वही काम करती जाएंगी, सबकी आंखें धीरे धीरे खराब होती जाएंगी। Can a God-given lineage ever be broken? अब उनका मतलब क्या था कि ये तो भगवान ने ही हमारी किस्मत में लिख दिया है कि तुम आपको बैंगल्स बनाना है, फिर आपका बच्चा बनाएगा, फिर उसका बच्चा बनाएगा, ये पूरे लाइनेज में लिखा हुआ, पूरे हम लोग के खानदान में लिखा हुआ है कि सबको यही काम करते रहना है। तो हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दिस? कितने बच्चे हैं जो कि ये मानते हैं कि जो किस्मत में लिखा गया बस वही करते जाना है? आप लोग को भी यही लगता है? नो मैम। नो, कैन यू गिव अ रीजन फॉर इट? रीजन है ना, हम लोग अगर चाहें तो अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, अपने हालात इंसान खुद बदल सकता है, ऐसा नहीं है अगर हम जो काम चला आ रहा है उसी को करते रहेंगे, आप बोलेंगे कि भगवान ने लिख दिया है किस्मत में तो अब क्या होगा, तो वाकई में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहें तो ठीक है, हालात जैसे भी रहें, अगर हम कोशिश करें तो हालात बदलेंगे, भगवान को भी हालातों को बदलना पड़ेगा, आपकी जितनी कोशिश रहेगी हालात उतने ही बदल भी सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि ठीक है किस्मत होती होगी कोई चीज, लेकिन मेहनत तो हमारे हाथ में है, मेहनत तो हम जितनी मेहनत करेंगे हमको उसके अनुसार फल मिलेगा। लेकिन these people they have resigned, उन लोग मतलब हार मान गए हैं एक तरह से, इस बात को मान लिया उन्होंने कि जो हमारी किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा हुआ चूड़ियां बनाना, तो अब हम लोग को यही काम करते जाना है, पुश्त दर पुश्त यही काम करना है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, every street in Firozabad. तो बोलते हैं कि अब ये एक कास्ट ही बन गई है, आप लोग तो फेमिलियर होंगे, अलग अलग तरह की कास्ट होती हैं। कास्ट बेसिकली पहले होता था कि जो जैसा काम करता था वो उस वही काम फिर उसके बच्चे वही करते चले जाते थे, और नतीजा ये हुआ कि जब काम लोग चेंज नहीं करने लगे, इसी तरह से मानने लगे कि ये तो हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हमको यही काम करना है, तो अल्टीमेटली लोगों ने उसको एक कास्ट का नाम दे दिया। तो इसी तरह से ये जो लेडी है, जो ओल्ड लेडी है, ये भी बोलती है कि ये तो हमारी कास्ट है, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, और चूड़ी बनाने वालों की ये कास्ट ही हो गई है, और हमको यही काम करना है। और जहां पे भी देखो, चाहे वो घर का यार्ड हो, चाहे बाहर में कोई खुली जगह हो, या फिरोजाबाद में कोई भी जगह देखो, तो यू कैन ओनली फाइंड बैंगल्स, सिर्फ बैंगल्स ही दिखाई देती है इन एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद।
Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of rainbow, lie in the mounds in unkept yards, are piled on the four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of shanty towns. So these bangles तो आपने देखी भी होंगी, चूड़ियां कितनी रंग बिरंगी चूड़ियां होती हैं, अलग अलग कलर्स की होती हैं. यहाँ पे कई ये कलर्स दिए हुए हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू. सो दीज आर डिफरेंट कलर्स ऑफ द बैंगल्स. तरह तरह की चूड़ियां हैं और ये चूड़ियां हर जगह दिखाई देती हैं, भले वो घर का यार्ड हो. अनकेप्ट होता है जिसको ठीक से सरिया के नहीं रखा हुआ, इधर उधर चीजें फेंकी हुई हैं. तो यहाँ पे चूड़ियां इधर फेंकी हुई हैं, उधर फेंकी हुई हैं, सब तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां हैं. फिर वो हैंड कार्ट्स भी हैं, जो ठेला गाड़ी हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर भी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है. और इसी तरह से सब तरफ देखिएगा कि फिरोजाबाद में हर गली में, हर यार्ड में चूड़ियों का ढेर लगा रहता है. And in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. तो यहाँ छोटे छोटे जो हटमेंट्स भी स्मॉल हट्स, छोटी छोटी जो झोपड़ियां हैं, उसमें भी दिखाई देता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ में बैठे हुए हैं, बीच में आग जल रही है और ये सब काम करते हैं. उसको वेल्डिंग का काम, जैसे ग्लास की चूड़ियां वो बन गई हैं लेकिन उसके दोनों किनारे जो हैं वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं. तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों किनारों को गर्म करके और उसको चिपका देते हैं. ये काम करते हुए हर एक हट में दिखाई देता है. Their eyes are more adjusted to dark than to the light outside. अब ये हट्स जो हैं, हट जो झोपड़ी है, छोटी सी झोपड़ी है, उसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है और दिन के टाइम में बीच में आग जल रही होती है और उसी आग के पास बैठ के ये वेल्डिंग करते रहते हैं. और इस केस में क्या होता है कि ये जो आइज जो हैं, आइज अगर हम लोग बाहर धूप में रहते हैं, बहुत तेज धूप है और उससे अगर कमरे में आइएगा तो एक बार थोड़ी देर के लिए लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना. वैसे ही इन बच्चों की जो आंखें हैं, दे आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क. अंधेरे में रहने की आदत हो गई क्योंकि झोपड़ी के अंदर दिन भर रहना है, रात में तो वैसे भी अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में रहने की आदत हो गई है. एंड देयर आईज आर नॉट फेमिलियर विद द लाइट आउटसाइड. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और हमेशा वो आग को जलते हुए देखते रहना और उसके पास बैठ के काम करना, उसका नतीजा ये होता है कि दे लूज देयर आईसाइट, ये अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं बिफोर बिकमिंग एडल्ट्स. मतलब बड़े होने से पहले ही इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. सविता, a young girl in the drab pink dress, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass. यहाँ पे सविता एक और छोटी सी लड़की है, यंग गर्ल है और ये शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन, एक बूढ़ी औरत के पास में ये बैठी हुई है. एंड शी इज डूइंग द सेम थिंग. वो उसको शोल्डरिंग करना मतलब जोड़ना, जो ग्लास पीसेस हैं उसको जोड़ रही है. As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of bangles she helps to make. और जब उसका जो हाथ जो है वो मैकेनिकल हो गए हैं, मैकेनिकल मशीन की तरह काम करने लगे हैं. ये लोग इतना, कोई भी एक काम को बार बार करने से परफेक्शन आता है और वो फिर हाथ जो है बोलते हैं कि मशीन की तरह चलने लगे हैं. तो वैसे ही इसके हाथ जो है वो एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, वो चूड़ियों को जोड़ रहे हैं. और ये अब एनीस जंग जो है ये सोच रही है कि क्या इस लड़की को इसके बैंगल्स के महत्व का पता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट है और कितने मतलब पवित्र हैं, क्या इस चीज का इसको एहसास है. इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ये आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में भी आपके पेरेंट्स को, मम्मी को भी बोला जाता है कि चूड़ियां पहनो. चूड़ियां जो है वो किसकी निशानी होती है, सुहाग की, है ना, कि मतलब इस लेडी का हस्बैंड है, जिंदा है
या इसकी शादी हो चुकी है, इसकी निशानी होती है चूड़ियां, तो उन लोग को चूड़ियां पहनने के लिए कहा जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is dapped with red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. ये कितना ऑस्पिशियस है, कितना पवित्र है, कितना इम्पोर्टेंट है, उसका पता चलेगा इसको कब, जब इसके खुद के किसी दिन हाथ में हेना लगा दी जाए, हाथ लाल हो जाएंगे मेहंदी से, हेना मतलब मेहंदी, हाथ लाल हो जाएंगे, उसके रेड व्हील, उसको लाल जोड़ा पहनाया जाता है। जब ज्यादातर शादी होती है तो लड़कियों को लाल रंग का ड्रेस पहनाया जाता है, लाल घूंघट वो निकालेगी और उसके हाथ में लाल लाल चूड़ियां जब पहना दी जाएंगी तब इसको शायद ये लाल इन चूड़ियों के इम्पोर्टेंस का पता चलेगा, कितने ऑस्पिशियस है, कितने इम्पोर्टेंट है, किस चीज को ये सिग्निफाई करती है वो पता चलेगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब उसको पूरा लाल पहना दिया जाएगा, लाल हाथ हो जाएंगे, लाल चूड़ियां पहन लेगी, तब शी विल बिकम अ ब्राइड, मतलब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी इयर्स अगो, वो भी वैसे ही दुल्हन बन जाएगी जैसे कि वो जो ओल्ड लेडी उसके पास बैठी हुई है वो भी दुल्हन बनी थी बहुत पहले, मेनी इयर्स अगो। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज, तो ये और जो बूढ़ी औरत है वो अभी भी चूड़ियां पहने हुए हैं और लेकिन उसके आंखों में कोई चमक नहीं है। रीजन, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया, तो व्हाई शी हैज लॉस्ट द शाइन ऑफ हर आईज, आंखों की चमक उसने क्यों खो दी है, वो बताती है कि उसको एक वक्त भी शायद अच्छे से खाना नहीं मिला, पेट भर खाना उसको, मतलब इतनी मेहनत ये लोग करते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाते कि ढंग से एक अपना घर बना लें और भरपेट खाना खा सकें। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि ये लेडी जो है, ये औरत बेचारी जो पूरी जिंदगी इसने काम किया, मेहनत की, लेकिन इसको कभी भी एक वक्त भी भरपेट खाना नहीं मिल सका। Her husband, an old man with the flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. इसका हस्बैंड जो है वो भी बोलते हैं कि मुझे और किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय बैंगल्स के, मैं एक ही चीज जानता हूँ वो है बैंगल्स। और अपने पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना अचीव किया है कि कम से कम एक घर बना लिया अपनी फैमिली के रहने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. Now, this making a roof, एक घर बना लेना, this is also a great achievement. ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं कर पाए, इसने कम से कम एक अपने लिए घर तो बना लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहीं रह रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी अपने लिए एक घर भी नहीं बना पाए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और ये क्राई का मतलब होता है रोना, लेकिन यहाँ पे रोना नहीं होगा, ये आवाज जो है ये हर घर से उठती है। हर घर की एक ही कहानी है कि ये लोग पूरी जिंदगी बैंगल मेकिंग का काम करते हैं लेकिन कभी भी इनको अच्छा खाने को एल्डर्स बोलते हैं कि वो उनके पास और कोई काम नहीं है और कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। कोई भी दूसरा काम करने के लिए, कोई भी नया काम करने के लिए हमको कुछ पैसे चाहिए, लेकिन इन लोग के किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि कुछ भी अलग कर सके।
Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. अगर बुक है आपके पास में तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए. दिस इज द एसेंस ऑफ द चैप्टर. इसमें क्या होता है? ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल. माइंड को नंब कर देना. नंब माने सुन कर देना. टॉयल मीन्स हार्ड वर्क. ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क. इतना मेहनत वाला काम करते हैं जो कि मतलब दिमाग भी सुन हो जाए. सुन होना मतलब सोचने समझने की क्षमता को खो देना. इतनी मेहनत का काम किए इतने लगातार इतने सालों से कि अब वो सोचने समझने की क्षमता भी शायद उन्होंने खो दी है. Have killed all initiative. वो जो माइंड नमिंग हार्ड वर्क है उसने क्या कर दिया है? Has killed initiative. Initiative माने किसी चीज को नया शुरू करना. To initiate something, कुछ नया सोचना या कुछ नया करना, that is taking an initiative. And the ability to dream. ये अब कोई सपने भी नहीं देखते. ये सपने देखने की क्षमता इन्होंने खो दी है. दिमाग जो हो गया वो नम हो गया है, सुन पड़ गया है और ये अब कुछ नया करने की नहीं सोच सकते हैं. यहाँ तक कि ये अब कोई सपने भी नहीं देख सकते हैं. सपना देखना का मतलब क्या हुआ? अपना फ्यूचर के बारे में सोचना कि आगे चल के हमको क्या करना है, क्या कैसे हमको अपनी जिंदगी बितानी है, क्या कैसे करके हमको पैसा कमाना है. ये हमारे सपने होते हैं. हमारे भविष्य के बारे में हम जो सोचते हैं वो हमारे सपने होते हैं. लेकिन इन लोगों को इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि इनके जो ब्रेन्स हैं, जो माइंड है वो सुन हो गया है और ये वो क्षमता खो चुके हैं. सपने देखने की भी क्षमता खो चुके हैं. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो यहाँ पे ये एनीस जंग जो है ये एक ग्रुप ऑफ यंग मैन को बोलती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, अपनी एक संस्था बना लीजिए और वो संस्था जाके चूड़ियां बेचेगी. आप लोग जो बनाएंगे तो उसको वो बेचेगी. मेनली क्या होता है, जब इंडिविजुअली लोग अपना सामान किसी को देते हैं तो जो मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैन माने जो हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं बिचौलिया, जो इधर से सामान खरीदेंगे और जाके उधर बेच देते हैं. तो वो जो जिससे सामान खरीदते हैं उससे बहुत कम दाम में खरीदते हैं और फिर जाके उसको महंगे दामों पे बेचते हैं. तो बेचारा जो आदमी काम कर रहा है, जो इतनी मेहनत कर रहा है उसको बनाने में, उसको बहुत कम पैसा मिलता है. जबकि जो वो खुद जो बीच वाला आदमी रहता है जो उससे खरीद के बेचता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है. तो दे हैव फॉलन इन दिस. वो बोलते हैं कि इस विशियस सर्कल में, इस मतलब इविल सर्कल में, जो बहुत ही गंदा खेल हो रहा है जिसमें कि मिडिल मैन अमीर होते चला जा रहा है और ये बेचारा जो दिन भर इतनी मेहनत करके काम करता है, बनाता है, उसको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता. तो बोलते इस इतना मतलब इस सर्कल से निकलने के लिए क्यों नहीं आप लोग कोऑपरेटिव बना लेते हैं. कोऑपरेटिव मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बना लीजिए कि हम उसी के पास में अपना सामान देंगे, फिर वो जो कोऑपरेटिव होगा वो सामान को आगे बेचेगा डायरेक्टली टू द बायर्स. बीच में मिडिलमैन को खत्म करेंगे. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. तो अगर ये बोलते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी होते हैं, अपना एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, अपनी कोई संस्था भी बनाते हैं, तो वो जो अंत में झेलना हम ही को पड़ेगा. पुलिस हम ही को ड्रैग करके घसीट के ले जाके जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. क्योंकि इसमें जो ऊपर के लोग हैं उनका नुकसान होगा और वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो पुलिस के थ्रू इन लोग को उठा के जेल में डलवा देंगे. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. तो इनका कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको कुछ नए ढंग से, कुछ अलग ढंग से सोचने के लिए प्रेरित कर सके, कुछ बताए कि आप लोग ऐसा कुछ नया ढंग से कर सकते हैं जिससे कि आप ज्यादा कमा सकेंगे. लेकिन ये बताने के लिए इनके पास कोई भी लीडर नहीं है. Their fathers are as tired as they are. इनके जो फादर्स हैं, it is generally expected
कि वी सी टू आवर एल्डर्स, है ना, बड़ों की तरफ देखते हैं कि हमको ये नया गाइडेंस देंगे, कुछ अच्छा चीज बताएंगे। लेकिन ये जब अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं तो इनको एहसास होता है कि पेरेंट्स भी उसी टॉर्चर से गुजरे हैं, दे आर ऑल्सो इक्वली टायर्ड, और ये भी वैसे ही थक चुके हैं, अपने कोई प्रयास करने का नहीं सोच सकते हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. तो ये सिर्फ क्या करते हैं, they just sit and talk in spiral माने गोल गोल घेरा, जैसे वो चूड़ियां होती हैं स्पाइरल वाली, गोल 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 बनी रहती है, वैसे ही they keep on talking in this spiral manner, क्या, which moves from poverty to apathy, poverty गरीबी, फिर indifferent attitude of the society, लोगों का उन लोग के तरफ कोई हमदर्दी नहीं, तो ग्रीड लोगों, लालच, मिडिल मैन का लालच, और उनके साथ में जो इनजस्टिस हो रहा है, मतलब अपने दुखों के बारे में बैठ के ये सिर्फ चर्चा करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, लेकिन उसको अपने हालात को सुधारने के लिए ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of family caught in the web of poverty, burdened by stigma of caste in which they are born. So now she sees two worlds, two distinct, or distinct means completely different. ये देखती है कि दो, मतलब वहीं पे फिरोजाबाद में दो तरह की दुनिया है जो कि दोनों एक दूसरे से एकदम ही अलग है। एक दुनिया है इन लोग की जो चूड़ियां बनाते हैं, जो कि उस कास्ट के घेरे में घिरे हुए हैं कि हमारी तो कास्ट में ही वही है, हमारे जाति में, हमारी जाति ही ये चूड़ी बनाने वालों की, और हमको अब बस चूड़ियां ही बनाना, और कुछ हम करने का नहीं सोच सकते हैं। एंड द अदर वन इज द सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। और दूसरी तरफ एक गरीबों की दुनिया है, दूसरी तरफ वो दुनिया है जिसमें कि साहूकार हैं जो कि मिडिलमैन है, इधर से लेके सामान उधर बेचते हैं, बीच में बहुत ज्यादा प्रॉफिट खुद कमाते हैं। फिर पुलिसमैन है, पुलिस है जो कि दे आर सपोज टू एनफोर्स द लॉ, जिनको लॉ को एनफोर्स करना है, उसको अमल में लाना है। फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि नीतियां बनाते हैं, एंड देन देयर आर द पॉलिटिशियंस, सबसे ऊपर पॉलिटिशियंस हैं जिनके सहयोग से ये ब्यूरोक्रेट्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन सब एक बेचारे गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. लगता है जैसे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, मिडिलमैन, इन लोग सब ने क्या किया, मिल के एक इतना भारी सा बैग एक बच्चे के ऊपर लाद दिया। बच्चे कौन है, द बैंगल मेकर्स, उनके ऊपर इतना बड़ा बैग लाद दिया है, और ये बेचारा बच्चा अब उस बैग को ढोने की स्थिति में नहीं है। But he is aware, he accepts it as naturally as his father. और ये बच्चा भी जानता है कि उसके ऊपर बोझा लादा हुआ है, ही इज अवेयर, उसको इसके ज्ञान है, वो इस बात को जानता है, और लेकिन वो ये भी मान चुका है कि ये बोझा मेरे ऊपर रहेगा, हमको इसको ढोना है, जैसे मेरे फादर ढोते आए हैं, अब हमको इसको कंटिन्यू करना होगा। To do anything else would mean to dare, and daring is not part of his growing up. कुछ भी अलग करना, कुछ भी अलग से सोचना, ये होगा बहुत ज्यादा डेयर करना, बहुत ज्यादा मतलब अलग हट के कुछ करना, और डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो डेयरिंग उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। सो दिस डेयरिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। लेकिन यहाँ पे देखती है मुकेश, दिस इज अ डेयरिंग बॉय, है ना, एक बच्चा है जो कि सबसे अलग सोचता है, जो कुछ नया करने की सोचता है, और वो इस विशियस सर्कल में नहीं फंसना चाहता है। वो इस सर्कल से बाहर निकल के उसके अपने सपने हैं। तो सपने क्या हैं, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। अभी वो कार चलाना सीखेगा पहले, और फिर आगे चल के वो एक मोटर मैकेनिक बन जाएगा, एंड ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग द वर्क ऑफ हिज फोरफादर्स। अपने जैसे जो ट्रेडिशन चला आ रहा है बैंगल्स बनाने का, वो इस ट्रेडिशन को तोड़ेगा। ही इज अ डेयरिंग चाइल्ड, और वो इससे अलग हट के सोचता है और अलग काम करेगा।
he is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets. वो he is content, he is very satisfied, very happy. वो कारों को चलते हुए देखता है और वो सपने लेता है, वो सोचता है कि मैं आगे चल के मैं भी एक कार चलाऊंगा और मैं इसका मैकेनिक बनूंगा. So he does not wish to become a pilot. ऑथर उसे पूछती है कि तुम पायलट बनना चाहोगे, लेकिन वो नहीं, बोलता है कि नहीं, मुझे पायलट नहीं बनना, मैं कार चलाना सीखूंगा और मैं आगे चल के एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर. आज तो शायद टाइम नहीं बचा है. अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आए हो, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो, या इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आया हो, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग इसको एक बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तब फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे. वेल, थैंक यू स्टूडेंट्स. उधर से